नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पटल पर अपनी बात रखी। जयशंकर ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। Honorable Speaker, sir, I rise to apprise the House of some recent developments in the India-China border areas and their implications for our overall bilateral relations. The House is aware that our ties have been abnormal since 2020, when peace and tranquility in the border areas were disturbed as a result of Chinese actions. Recent developments that reflect our continuous diplomatic engagement since then have set our ties in the direction of some improvement. The House is cognizant of the fact that China is an illegal occupation of 38,000 square kilometers of Indian territory in Aksai Chin as a result of the 1962 conflicts and the event that preceded it. Furthermore, Pakistan illegally ceded 5,180 square kilometers of Indian territory to China in 1963, which has been under its occupation since 1948. India and China have held talks for multiple decades to resolve the boundary issue. While there is a line of actual control, LAC, it does not have a common understanding in some areas. We remain committed to engaging with China through bilateral discussions to arrive at a fair, reasonable, and mutually acceptable framework for a boundary settlement. Honorable members would recall that the amassing of a large number of troops by China along the LAC in eastern Ladakh in April-May 2020 resulted in face-offs with our forces at a number of points. The situation also led to disruption of patrolling activities. It is to the credit of our armed forces that despite logistical challenges and the then prevailing COVID situation, they were able to counter-deploy rapidly and effectively. Honorable Speaker, sir, the House is well aware of the circumstances leading to the violent clashes in Galwan Valley in June 2020. In the months thereafter, we were addressing a situation that had not only seen fatalities for the first time in 45 years, but also a turn of events serious enough for heavy weaponry to be deployed in close proximity to the LAC. और वही लखनऊ में विश्व दिव्यांग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। आज के इस समारोह में उपस्थित प्रदेश भर से आए हुए वे उत्कृष्ट संस्थाएं जो दिव्यांगजन कल्याण के कार्यक्रम के साथ लगी हुई हैं, उनके प्रतिनिधिगण, प्रशासनिक अधिकारीगण और जिन्हें यहां सम्मानित किया गया, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और विभिन्न संगठनों और संस्थाओं से जुड़े हुए हमारे सभी दिव्यांगजन और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से जुड़े हुए हमारे सभी छात्र छात्राएं, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आज विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर आप सभी का राज्य शासन की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का दिवस हम सबके लिए दुनिया भर के दिव्यांगजनों के लिए भी और राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस भी है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पावन जयंती भी है। मैं इस अवसर पर
देश के प्रथम राष्ट्रपति जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, एक प्रखर अधिवक्ता थे, देश के संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और स्वतंत्र भारत के अंदर जब भारत गणराज्य ने अपना संविधान अंगीकार किया तो देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में दो सफल कार्यकाल को आगे बढ़ाने वाले पहले राष्ट्रपति थे। आज उनकी स्मृतियों को विनम्र नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि भी देता हूं और आप सभी राज्य भर के दिव्यांगजनों का, पिछड़ा वर्ग कल्याण से जुड़े हुए अपने सभी छात्र छात्राओं का हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें इस दिवस की बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि दिव्यांगता एक शारीरिक कम मानसिक स्थिति मानी जाती है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शब्द देकर के उनकी भावनाओं को सम्मान देकर के उन्हें गरिमामयी पूर्ण तरीके से जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की। हमारे दिव्यांगजनों को जब भी अवसर मिला तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया यह शब्द उसकी पुष्टि किया है। याद करिए भारत के उपनिषदों के ज्ञाता उस ऋषि को अष्टवक्र के रूप में जिन्हें हर सनातन धर्मावलंबी स्मरण करता है। याद करिए भगवान श्री कृष्ण पर लिखी गई किसी रचना में क्या महाकवि सूरदास के बगैर वो पूरी हो सकती है क्या? याद करिए दुनिया के अंदर के उस भौतिक विज्ञानी का जो स्टीफन हॉकिंग के नाम पर जिन्होंने ब्रह्मांड की थ्योरी को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया और याद करिए इस समय देश के अंदर अपनी दिव्यवाणी से समाज को एक नई दिशा देने वाले जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी का, यानी ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं जिन्हें मंच मिला, थोड़ा समाज का प्रोत्साहन और संबल मिला, उन्होंने अपनी प्रतिभा का लाभ देश को दिया है, दुनिया को दिया है, मानवता को दिया है। किसी से कम नहीं ये साबित किया है और विश्व दिव्यांग दिवस इसी दृष्टिकोण को अपनाने के लिए समाज को एक नई प्रेरणा प्रदान करने का माध्यम है। ये हमारा सौभाग्य है कि राज्य के अंदर आज के समय में दो दिव्यांग विश्वविद्यालय हैं। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में और जगतगुरु रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय चित्रकूट में, दोनों राज्य सरकार के द्वारा अनुदानित हैं, राज्य सरकार के द्वारा संचालित हैं। हमारे राज्य के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में कहीं दृष्टिबाधित के लिए है, कहीं पे मूक बधिर बच्चों के लिए है, कहीं पे अन्य बच्चों के लिए भी इस प्रकार के कॉलेजेस संचालित हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि इनकी संख्या को बढ़ाने की आवश्यकता है। इनमें प्रशिक्षित शिक्षक हो,
उन्हें अच्छा मानदेय मिले, अच्छी सुविधाएं मिले, इनके लिए अच्छा प्रशिक्षण हो, तकनीक से उन्हें कैसे भरपूर सक्षम बनाया जाए, इस पर और कार्य किए जाने की आवश्यकता है, जिससे हमारे दिव्यांग जनों की पूरी प्रतिभा का लाभ समाज भी ले सके, देश भी ले सके और दुनिया भी ले सके। और उसी दृष्टि से आज का एक कार्यक्रम यहां पर किया गया है, जिसमें 19 महानुभावों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 46 मेधावी छात्रों को यहां पर आज उन्हें सम्मान प्रदान किया गया है। आप सोचिए, इनमें से जो भी छात्र है वह अपनी परीक्षा में 90%, 75 से 90% तक अंक प्राप्त किया है। उन्होंने कुछ नयापन किया है। और आपने देखा होगा, कार्यक्रम की शुरुआत में ही जो स्वागत गीत उन दिव्यांगजन बालिकाओं के द्वारा सुनाया जा रहा था, कितनी मधुर थी, कितनी मिठास थी गीत में भी। यानी ये उनकी प्रतिभा को प्रदर्शित करता है। इतनी बड़ी संख्या में सभागार भरा पड़ा है। मैं भौचक था कि जब हम लोग यहां पे कार्यक्रम चल रहा था, सामान्यतः अन्य लोग होते, हो हल्ला सुनता, सब कुछ हो रहा था, होता भी है भाई, 2 लोग होंगे, 4 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, बैठेंगे, आपस में थोड़ा बातचीत कर लेते हैं और उसके कारण पूरा सभागार फिर प्रभावित होने लगता है। मैं देख रहा था, कार्यक्रम चल रहा था, ये सभी बच्चे एक दूसरे से बात भी कर रहे थे, इशारा में सब काम उनका चल रहा था, लेकिन कहीं हो हल्ला भी नहीं था। ये चीजें दिखाती हैं कि कैसे समाज की व्यवस्था चुपचाप की जानी चाहिए। और ये दिखाता है कि कार्यक्रम के लिए अगर चुपचाप तैयारी करेंगे तो रिजल्ट आपकी प्रतिभा को स्वयं प्रदर्शित कर देगा। और यह कार्यक्रम आज इसका प्रमाण है। एक कार्यक्रम आज इसका प्रमाण है। 40 दिव्यांग जनों को सहायक उपकरण का वितरण हुआ है। इस कार्यक्रम के आने के पहले मैंने बाहर उन बच्चों को सहायक उपकरण वितरित किए थे और 324 दिव्यांग विद्यार्थियों को हमने टैबलेट आज भी वितरित किए हैं। कुछ को यहां पे दिए हैं, कुछ को वहां पे उपलब्ध हो गए हैं। और इस अवसर पर हम लोगों ने 2,53,211 पिछड़ा वर्ग से जुड़े हुए छात्र छात्राओं को 54 करोड़ 38 लाख की छात्रवृत्ति उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से भी यहां पर सीधे उनके अकाउंट में भेजी है। आप सोचिए, 2,53,211 बच्चों को स्कॉलरशिप आज मिल गई है, यानी समय से पहले। इस सारा कार्य विभाग के द्वारा किया गया है और 28 युवाओं को जो पिछड़ा वर्ग से जुड़े हुए हैं उन्हें कंप्यूटर प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र भी आज यहां पर उपलब्ध हुआ है। यानी कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बाधा धन नहीं है। सरकार पैसा देना चाहती है, सरकार संस्थान खोलना चाहती है, लेकिन उस पर समयबद्ध निर्णय लेकर के हमें तेजी के साथ आगे बढ़ना होगा और उस बढ़ने का ही परिणाम है। याद करिए, जब हम लोग 2017 में आए थे तो केवल 7 से 8 लाख दिव्यांगजनों को पेंशन मिलती थी प्रदेश में, और वह भी 300 रुपया, 300 रुपया। और उसमें भी वो 6 महीने का एक बार आता था तो उसमें से आधा पैसा बाबू खा जाता था। हम लोग आए, हम लोगों ने कहा कि पैसा उसके खाते में जाना चाहिए, सीधे पैसा। अगर मोदी जी ने
उसके लिए पैसा भेजा है, राज्य सरकार पैसा दे रही तो पैसा उसके खाते में, लाभार्थी के खाते में जाना चाहिए। और हम लोगों ने 300 से बढ़ा करके इस राशि को 1000 रुपया किया। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 11 लाख दिव्यांगजन, 11 लाख दिव्यांगजन प्रदेश के अंदर 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं हर वर्ष। और पैसा उनके अकाउंट में सीधे जाता है, बीच का मध्यस्थ गायब, सीधे सरकार के साथ इसका तारतम्य स्थापित हुआ है। और यह कार्य प्रदेश के अंदर लगातार हम लोग इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही पुष्टावस्था पेंशन, हमारे पूर्व राज्यपाल श्री राम नाईक जी की प्रेरणा से हम लोगों ने 3000 रुपये महीना हर पुष्ट पीड़ित व्यक्ति के परिवार को हम लोग ये राशि उपलब्ध करवाते हैं। और साथ साथ ये भी तय किया गया कि इन परिवारों को एक एक आवास मुख्यमंत्री आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना में देंगे। इस सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सरकार के द्वारा बढ़ाया गया कदम और लगातार इस पर कार्य हो रहा है। इसके अलावा अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम प्रदेश के अंदर संचालित हो रहे हैं, जिसमें चाहे वह केंद्र की हो या राज्य की हो, इसमें दिव्यांगजन के लिए 4% राष्ट्रीय सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। यानी उतने दिव्यांगजन जाएंगे। हमारे यहां तो आईएएस भी है दिया, तो यानी दिव्यांगजन आईएएस भी है। अलग अलग पदों पर हैं, शिक्षक तो हैं ही, समाज सेवा के अलग अलग क्षेत्रों में उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। हमारे वाराणसी के विधायक हैं श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, इन्होंने मुझे रामचंद्र गुप्ता जी के बारे में बताया, कानपुर देहात के। कैसा वो व्यक्ति स्वावलंबन और आत्मनिर्भर, दिव्यांग होने के बावजूद स्वावलंबन और आत्मनिर्भर का ही न केवल वह एक मॉडल है, बल्कि उन्होंने स्वयं अपने माध्यम से उन बच्चों के लिए एक बड़ा केंद्र संचालन के माध्यम से भी ये विस्थापित किया है कि अगर इच्छा शक्ति होगी तो बड़े से बड़े कार्य किए जा सकते हैं। यानी ये सब किया जा सकता है और वह उन्होंने करके दिखाया है, वह कार्य लगातार हो रहा है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने अन्य तमाम क्षेत्रों में उन लोगों के लिए भी कार्य प्रारंभ किए हैं, जिसके माध्यम से हम लोग इस समय उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। दिव्यांगजनों के लिए हम लोगों ने कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के भी कार्यक्रम, चाहे वह मोटराइज साइकिल हो, व्हील चेयर हो, या फिर हेयर स्टिक हो, हेयर एड हो, स्मार्ट स्टिक हो, या फिर जो हमारे मूक बधिर बच्चे हैं उनके कॉन्क्लियर इम्प्लांट के लिए, सर्जरी के लिए 6 लाख रुपए का अनुदान देने का हो, सब हम लोग यहां से उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। सभी सरकारी भवनों के साथ साथ सभी संस्थाओं के लिए कहा गया कि दिव्यांगजनों के लिए इस भवन में चढ़ने के लिए रैंप बनवाएं, जिसके लिए आसानी से अपने भवन के अंदर जा सकें और उन्हें अच्छी सुविधा उपलब्ध हो सके। उनके लिए बाधा रहित शौचालय का निर्माण, उनके लिए अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए भी कार्य किया गया है। और परिवहन निगम की बसेज में हम लोगों ने उनको निःशुल्क यात्रा के लिए भी 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, जिससे वे परिवहन निगम की बसेज में फ्री में यात्रा कर सकें, यह सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। इसके अलावा शादी ब्याह के लिए भी
कि 40% दिव्यांगता वाले दंपतियों से पति अगर दिव्यांग होने पर 15,000 रुपये, पत्नी के दिव्यांग होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ दौरे के दौरान पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 नए आपराधिक कानूनों को राष्ट्र को समर्पित करने के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश की नई न्याय संहिता अपने आप में जितना समग्र दस्तावेज है, इसको बनाने की प्रक्रिया ही उतनी व्यापक रही है। इसमें देश के कितने महान संविधानविदों और कानूनविदों की मेहनत जुड़ी हुई है। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि इससे पहले जो कानून थे वो 160 साल पहले बने थे, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की संसद में बनाए गए और नागरिकों की जगह अंग्रेजों के शासन की सुरक्षा के लिए बनाए गए। पीएम मोदी जो 3 कानून लेकर आए हैं, भारतीय लोगों द्वारा बने, भारतीय संसद में बने और भारत के नागरिकों को सुरक्षा और न्याय मिले, इसके लिए बनाए गए हैं। साथियों, देश की नई न्याय संहिता अपने आप में जितना समग्र दस्तावेज है, इसको बनाने की प्रक्रिया भी उतनी ही व्यापक रही है। इसमें देश के कितने ही महान संविधानविदों और कानूनविदों की मेहनत जुड़ी है। गृह मंत्रालय ने इसे लेकर जनवरी 2020 में सुझाव मांगे थे। इसमें देश के मुख्य न्यायाधीशों का सुझाव और मार्गदर्शन रहा। इनमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उन्होंने भरपूर सहयोग दिया। देश का सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, जुडिशियल एकेडमीज, अनेकों लॉ इंस्टीट्यूशंस, सिविल सोसाइटी के लोग, अन्य बुद्धिजीवी, इन सब ने वर्षों तक मंथन किया, संवाद किया, अपने अनुभवों को पिरोया। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देश की जरूरतों पर चर्चा की गई। आजादी के 7 दशकों में न्याय व्यवस्था के सामने जो चैलेंजेज आए, उन पर गहन मंथन किया गया। हर कानून का व्यवहारिक पक्ष देखा गया, फ्यूचरिस्टिक पैरामीटर्स पर उसे कसा गया। तब भारतीय न्याय संहिता अपने इस स्वरूप में हमारे सामने आई है। मैं इसके लिए देश के सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल जजेस का, देश की सभी हाई कोर्ट का, विशेषकर हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट का मैं विशेष आभार प्रकट करता हूं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।